हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आवर पास्ट की 8th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रिटानिया एंड भारत माता और जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था, कैसे साइकोलॉजी वाइज इन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश करी भारतीयों को, इसके बारे में बात करी थी। और इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप बनाने को जो बोला गया था जेम्स रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इसके बारे में हमने बात करी थी। छोटे छोटे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेट पीएससी और एसएससी टाइप जैसे एग्जाम में, कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैप बनाने को। ठीक है, ये जो हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन देख रहे थे ऊपर प्रीवियस क्लास में, जो हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट और ये सब के बारे में, तो ये हमें एक आइडिया देते हैं वक्त के बारे में कि एवरीथिंग इन हिस्ट्री इज स्टडीड विद रिलेशन टू टाइम। लेकिन टाइम जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो प्रिसाइसली एक पर्टिकुलर ईयर या मंथ में डेटेड हो, वो आपको मिली जाए। कभी कभार बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो हिस्टोरियंस के बीच में चलती हैं, जिसको हम देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, वो इस बात के ऊपर भी तो चलती हैं कि फिक्स और प्रिसाइज डेट क्या है कि पर्टिकुलर घटना की जिस घटनाक्रम में वो इवेंट हुआ या वो घटना कब हुई। कोई हो सकता है कह दे कि ये ईयर 1960, ये ईयर फॉर एग्जांपल 1211 था, और कोई कह दे कि ये जो था 1266 था, ये 26 जनवरी का दिन था, कोई कहते 27 जनवरी था। अब फॉर एग्जांपल इस प्रकार के घटनाक्रम होते कैसे हैं, राइटर क्या कहना चाह रहा है और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप में से कोई ये बता सकता है जरा कि किस दिन भारत में लोगों ने या विश्व में किसने सबसे पहली चाय पी थी और चाय बनी कैसे? ये जो चीज है उन्होंने भारतीयों ने टेस्ट डेवलप करा चाय के लिए ओवर टाइम। चाय इन्वेंट कहां हुई थी ये हमें पता है, कौन सी कंट्री? चाइना। और वहां पर ये एक एक्सपेरिमेंट था। ऐसा कहा जाता है कि एक बुढ़िया पत्ते तोड़कर लाई थी, चाय के पत्ते, किसी लेप बनाने को या कोई औषधि बनाने को। गलती से वो खोलते हुए पानी में गिर गए थे, उसको उसकी महक बहुत अच्छी लगी और उसके मुंह से निकला वाह ताज, यानी कि उसको अच्छा लगा उसका टेस्ट। और हिंदुस्तानी तो हर चीज को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं ना, ये पत्ती और पानी तो लेकर आए, इन्होंने कहा यार मजे नहीं आ रहे, दूध भी मिला देते हैं थोड़ा सा इसमें, अदरक भी मिला देते हैं थोड़ी सी इसमें। जैसे बेचारे चाइना वालों ने मोमोज बनाए थे, और हमारे यहाँ देखो तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज, ये मोमोज वो मोमोज, चॉकलेट मोमोज तक मिल रहे हैं दिल्ली में, सोचो जरा। तो देयर कैन बी नो फिक्स डेट जिसमें इस प्रकार का प्रोसेस डेवलप हुआ। अब को हम वर्ड में क्या उस बंदे का नाम बना सकते हैं जिसने पहला मोमो बनाया या किसने पहला मोमोज खाया? ये चीज है। सिमिलरली हम एक पर्टिकुलर फिक्स डेट असाइन नहीं कर सकते कि किस टाइम पर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, ये भी नहीं कह सकते हम। इसके लिए भी कोई प्रिसाइज डेट नहीं है हिस्टोरियंस के पास। एक एरा है, एक ईयर है, ईयर भी नहीं है पर्टिकुलर, एक एरा है। एरा इन द सेंस के 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के अंत में, 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, ये सब बातें और घटनाक्रम है हमारे सामने। हम ये भी नहीं कह सकते आजादी की लड़ाई किस प्रिसाइज डेट स्टार्ट हो गई थी, किसका खून सबसे पहले खौला था, और उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी में जो जो चेंजेस आ रहे थे वो किस दिन आना शुरू हो गए थे। ये सारी चीजें पीरियड ऑफ टाइम के साथ देखने को हमें मिलती हैं। हम अगर इस स्पैन ऑफ टाइम को जानना चाहते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेट पीरियड के बारे में बता सकते हैं, लेकिन प्रिसाइज तरीके से एक फिक्स डेट को नहीं बता सकते हैं। तो अब ये चीज राइटर में बोल रहा है कि कहना गलत होगा कि हिस्ट्री को आप डेट्स के साथ अगर अटैच कर दो तो, लेकिन जब हिस्ट्री डेट्स के साथ अटैच करी जाती है तो उसका एक रीजन ये होता है कि जो भी इतिहास में बड़े बड़े बैटल्स और इवेंट्स लड़े गए हैं, हमें उनके बारे में पता लगता है कि किसको मारने के बाद कौन सा राजा आया, किसकी पॉलिसी नए राजा ने कंटिन्यू करी, ये मॉन्यूमेंट, ये स्ट्रक्चर, ये मीनार किसने बनवाया था। लेकिन जनरली अगर हिस्ट्री को अगर नैरो लेंस से देखना है, अगर आपको नैरो नजरिए से देखना है, तो फिर हिस्ट्री
ऐसे लोगों के लिए ये है कि एक सिर्फ डेट ही बनकर रह जाती है कि कौन से साल में एक राजा का राज्याभिषेक हुआ, कौन से साल में उसकी शादी हुई, कौन से साल में उसने सेक्स करके बच्चा पैदा करा, कौन से साल में पर्टिकुलर युद्ध लड़ा गया, कौन से साल में उसकी मृत्यु हो गई और नेक्स्ट रूलर कौन आया। लेकिन यहां पर ये देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ राइटर आपको ये बोल रहा है कि देखो हिस्ट्री को ऐसे मत करो, ऐसे मत पढ़ो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ो। डेट्स को तो भूल ही जाओ, डेट्स को तो भूल ही जाओ, फोकस रखो अपनी एनालिसिस पे। अंकिता मुझे एक बात बताओ, अमित एक बात बताओ, हम लोग एशियन हिस्ट्री को पूरी तरीके से एनसीईआरटी से खत्म कर चुके हैं। कभी भी उन 11-12 लेक्चर जो भी उस एनसीईआरटी में है, चैप्टर्स में जो भी हैं, पूरे चैप्टर हैं, उनके जितने भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, 30 35 40 लेक्चर मेरे, किसी के भी अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या मैंने डेट्स को या किसी एरा को या ईयर को एम्फेसाइज करा मैंने? लेकिन उसके बाद भी क्रोनोलॉजी दिमाग में जमी हुई है अच्छे से कि नहीं जमी हुई है बताओ, है ना? तो ये चीज है, क्योंकि एनालिसिस जब कोई पर्सन कर लेता है तो क्रोनोलॉजी अपने आप याद हो जाती है, अपने आप याद हो जाती है। जैसे अगर मैं ये पूछूं, हुमायूं और अकबर के रूल स्टार्ट होने में एक जो वैक्यूम आया था, वो किसका रूल था बीच में? शेरशाह सूरी का। लेकिन अकबर ने क्या अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शेरशाह सूरी के रूल को अपनाया? क्यों अपनाया रागिनी? उसके बाप को तो बहुत तंग करा था इसने, शेरशाह सूरी ने, फिर क्यों अपनाया? हाँ, और एक और चीज कि जो चीजें अकबर को अच्छी लगती थी तो वो ईगो पे लेकर नहीं जाता था। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, चाहे भले ही बाप को कष्ट दिया या कुछ भी दिया हो। तो क्या हम इस एनालिसिस के बेसिस पर ये नहीं बोल सकते कि हुमायूं पहले था, फिर शेरशाह सूरी था, फिर अकबर था? क्या हमें यहां पर डेट को या उसको जानने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत है? क्या जरूरत को हम बैठेंगे और अच्छा शेरशाह सूरी पहले अकबर बाद में, शेरशाह सूरी पहले अकबर बाद में, शेरशाह सूरी पहले अकबर बाद में, एनालिसिस कर लो तो ये चीज वैसे भी अपने आप क्लियर नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रामायण महाभारत पढ़ लो तो ये पता लग जाएगा कि राम जी, सीता जी, हनुमान जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, अर्जुन कौन थे। रेदर देन के अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में इंडिविजुअली पढ़ो और अपने हिसाब से फिर महाभारत की कहानी बनाने की कोशिश करो। बड़ी चीज पहले पढ़ लो तो छोटे कैरेक्टर्स अपने आप समझ में आ जाते हैं। फॉर इवेंट सच एज दीस स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन करी जा सकती हैं, और हिस्ट्री आज भी लोगों को ऐसी लगता है कि डिबेट जो चलती है इट इज ऑल अबाउट डेट्स। हिस्ट्री में हम ये भी देखते हैं कि लोगों की लाइवलीहुड या लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, सिटीज, मार्केट्स वगैरह, किंगडम वगैरह, कल्चर, सोसाइटी, ये किस प्रकार से चेंज होती हुए आए हैं एंशियंट टाइम से लेकर मेडिवल टाइम से, और मेडिवल टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक। फिर जब हम और आगे बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम से हम लोग बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, और पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी हम फिर बात करते हैं कि कंटेम्प्रेरी टाइम क्या चल रहा है, और क्या कंटेम्प्रेरी टाइम में इनमें से किसी की भी झलक है, क्या एंशियंट की झलक है, क्या कुछ मेडिवल की झलक है, क्या मॉडर्न की झलक है, या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो एरा आया था उसकी कोई झलक है कंटेम्प्रेरी टाइम में जो प्रेजेंट टाइम है हमारा। हिस्ट्री इन सब की चीजों के बारे में एक डिबेट एंड डिस्कशन है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज बता रहा था कि अंग्रेज साइकोलॉजी से खेलने के लिए हिंदुस्तानियों की बहुत कुछ लेकर आते थे, बहुत कुछ डेवलप करते थे। अब लोगों ने जब पहली बार कलरफुल पोस्टर्स देखे जब वो गली मोहल्लों से गुजरते थे, अब ये चीज नहीं थी। हम आज के टाइम में जो चीज हमारे लिए बहुत कैजुअल हो जाती है हम उस पर निगाह नहीं मारते क्योंकि वो कैजुअल है हमारे लिए। हमें इतने सारे होर्डिंग्स वगैरह, ये ट्यूशंस के, या कोई बुटीक है, या यहाँ पर कोई स्पा पार्लर, मसाज पार्लर खुला है, आओ अपना स्ट्रेस मिटवा लो, इतनी सारी चीजें होर्डिंग्स लगी रहती हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। अब जब एडवर्टीजमेंट ये शुरू शुरू में लगना स्टार्ट हुई ना, लोग रुक रुक कर देखते थे, पढ़ते थे। यहां पर ये पोस्टर इस प्रकार से बनवाए जाते थे कि ये लिप्टन टी का एक एड है, और उस टाइम पर लिप्टन टी के साथ साथ लिप्टन की कॉफी भी हुआ करती थी। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये घोड़े पर एक घोड़सवार बैठा हुआ है जो कि वेल ड्रेस एक अंग्रेजी चमड़ी का बनता है। इसका बैकग्राउंड भी काफी ऐसा लग रहा है कि राजमहलों वाला है। ये ड्राइंग वगैरह बनाकर पूरी ऐसे ये दिखाया जाता था कि लिप्टन टी एक अमीर आदमियों की, एक पॉश क्लास के पीने की चीज है। अब आप लोगों से आर्ग्यू थोड़ी ना कर सकते हो आज के जमाने में भी।
कि कहीं पर किसी रोड साइड पर जाकर 10 रुपए की चाय मिलती है तो 5 स्टार में जाकर 1,000 रुपए वाली चाय क्यों पीनी है? लोग तो पी रहे हैं, लोग तो पी रहे, पीने वाले तो पियेंगे। किसी किसी लोगों को ना पॉश क्लास वाली जिंदगी जीने में बहुत मजा आता है। अब आप कहो कि डीजे डेक लगाकर तो घर पे भी नाचा जा सकता है, तो पब्स और क्लब्स क्यों जाएं? शौक भाई। जो ओल्ड एडवर्टीजमेंट थे, ये जैसे पूरा ओल्ड मतलब ये जो अंग्रेजों के टाइम पर जो आए, ये हमें ये बताते हैं कि अंग्रेज उस जमाने में किस प्रकार की मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब लोगों के लिए किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाकर उसकी एडवर्टीजमेंट करवाई जाएगी, तभी तो लोग खरीदेंगे। ये 1922 का एक एडवर्टीजमेंट है लिप्टन टी का, जो ये सजेस्ट करता है कि ये टी इज ऑल अबाउट रॉयल्टी, योर पॉश क्लास। और पूरे वर्ल्ड में ये इसके साथ एसोसिएट करके दिखाई गई, इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट बनाया गया। बैकग्राउंड में हम ये देख सकते हैं कि एक आउटर वॉल है कुछ इंडियन पैलेस का। अब पैलेस वगैरह कोई झुग्गी झोपड़ी वाली जगह पर तो ये है नहीं। और फोरग्राउंड में हम ये देख सकते हैं कि घुड़सवार एक घोड़े पर अपने बैठा हुआ है। और ये है कौन, किसकी फोटो यहां पर बनाई हुई है? ये तीसरी औलाद थी क्वीन विक्टोरिया की, जिसका नाम था प्रिंस आर्थर। ब्रिटेन में टाइटल दिया जाता है सबको ड्यूक का, प्रिंसेस वगैरह को, या जो बहादुर सिपाही होते हैं। ये ड्यूक था कैनॉट का। कैनॉट का जगह है वहां पर एक, इसने वॉर करके जीता था वहां पर। और इसी से ये जगह इंस्पायर्ड हुई थी दिल्ली में कैनॉट प्लेस। बहुत फेमस जगह है दिल्ली में सीपी, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं। ये यहीं से इसी नाम से इंस्पायर्ड है कैनॉट प्लेस, जो दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। हाँ मतलब प्रिंस टाइप, मतलब वही कह लो फॉर एग्जांपल। हाँ। और ये जो वॉरियर क्लास होती है ना, ये लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, हमने पढ़ा था इसको, नाइट, KNIGHT, नाइट। वो आपने देखा को लोहे के हेलमेट वगैरह टाइप पहनकर जो घुड़सवार जो होते हैं। अगेन ये चीज यूरोपियन नेशंस में ऐसा दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कौन सी डेट, किस क्राइटेरिया से हम लोग एक सेट ऑफ डेट चूज कर सकते हैं। जो डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच हमारी जो स्टोरी जो होती है पास की वो चलती रहती है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा राइटर का बोलना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम फिर एक घटनाक्रम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो कंसिडर एन एग्जांपल कि हिस्ट्री के अंदर अगर हमें ये चीज लिखनी है, या कोई भी ऐसी हिस्ट्री लिखी हुई है मान लो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा इंडिया में, तो हर एक गवर्नर जनरल का रूल फिर उस टाइम पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस होंगे वो गवर्नर जनरल के रूल्स को जरूर हाईलाइट करेंगे, उनकी डीड्स को, उनकी हरकतों को जरूर बताएंगे। और ये हिस्ट्रीज शुरू होती हैं, जो ब्रिटिश हिस्ट्रीज होती हैं हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में जो ब्रिटिश हिस्ट्रीज नहीं कहना चाहिए मुझे, सॉरी, इंडियन हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिशर्स। इंडियन हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिशर्स, यहां पर गवर्नर जनरल के रूल को बहुत इंफेसाइज करा जाता है। और यहां पर देखो, जिसको कुछ भी नहीं पता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो उसको मैं एक चीज प्रेजेंट करने जा रहा हूं। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये रूल खत्म होता है लास्ट वाइस रॉय के साथ, जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंस में मैंने नाम दिया था लास्ट क्लास में, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। और यही पार्टीशन का एक तरीके से प्लान लेकर आता है, जिसको हम लोग माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। और इसकी बीवी थी लेडी माउंटबेटन। शाइनी, आपने ये सवाल पूछा कि गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के बीच में क्या फ़र्क होता है। आने वाली क्लासेस में इस चीज़ को वैसे जानेंगे, लेकिन इनकी पावर और इनका पावर स्ट्रक्चर बदलता रहता था। मतलब फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि गवर्नर जनरल जो शुरू शुरू में वॉरेन हेस्टिंग्स बना, इसके 50 ईयर्स बाद जाकर जो गवर्नर जनरल बना, उसके पास उससे ज़्यादा पावर हो जितनी वॉरेन हेस्टिंग्स के पास नहीं थी। ये चीज़ डिसाइड होकर आती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से थ्रू ब्रिटिश मोनार्क। इसको हम जानेंगे और प्रिसाइज फर्क मैं बताऊंगा। वैसे एक बात मैं बता दूं, कोई भी फर्क नहीं है, डेजिग्नेशन का फर्क है। जैसी एक एक्ट आया था, एक हैपनिंग हुई थी, गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया था वाइसरॉय का। आगे बढ़ने दो, मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब देखो, अलग अलग चैप्टर्स में हम ये गवर्नर जनरल्स के बारे में देखेंगे और अपने स्पेक्ट्रम में इनके पूरी की पूरी एक
टेबल्स फॉर्म देख रखा होगा और इनके नाम सुन रखे होंगे। जिन्होंने नहीं भी सुन रखे, डू नॉट वरी एट ऑल, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक बात बता देता हूं, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स अलग थे। बस अभी इस बात को सिर्फ इतना ही याद रखना, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स अलग थे। अब ये मत पूछो दोनों में फर्क क्या था, बंदे बंदे बीच में थोड़ी ना कोई फर्क बता सकता। मैं थोड़ी ना कहूँगा एक चड्डी पहनता था एक चड्डी नहीं पहनता था, वो आगे वाले आपको क्रोनोलॉजी पता लगेगा। लॉर्ड वेलेस्ली, इस वेलेस्ली के ऊपर यूपीएससी ने गेम खेला था साल 2018 में। बेंटिक, लॉर्ड डेलहाउजी, लॉर्ड कैनिंग, ये तो बहुत फेमस है, इसको तो सुन ही रखा होगा। लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन भी बहुत फेमस, लॉर्ड हार्डिंग एंड लॉर्ड अर्विन। ये लिस्ट दे रखी है, लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट। क्रोनोलॉजी वाइज वगैरह हम और देखेंगे अच्छे से। तो हमें एक पूरा का पूरा एक एरा देखने को मिलता है जिसमें गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉय की एक नेवर एंडिंग सक्सेशन स्टोरीज हमें देखने को मिलती रहती हैं हिस्ट्री में। सारी की सारी डेट्स जो हिस्ट्री में होती हैं, हिस्ट्री की बुक्स में होती हैं, वो जब इंडियन हिस्ट्री ब्रिटिश लोगों द्वारा लिखी जाती है तो उनमें इन गवर्नर जनरल्स की पर्सनैलिटीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है कि इन गवर्नर जनरल्स की एक्टिविटीज़ क्या थी, पॉलिसीज़ क्या थी और अचीवमेंट्स क्या थे। अब मुझे एक बात बताओ ज़रा ठंडे दिमाग से सोचकर, और एक मिनट के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। क्या हर एक स्टेट पीएससी और यूपीएससी जब भी गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इन 3 चीज़ों से बाहर कोई भी क्वेश्चन आता है क्या? बता दो ज़रा। जब भी गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड वेलेस्ली, स्टेटमेंट यही आती है ना, इसने ये युद्ध लड़ा था, इसको हराया था, ये इसकी पॉलिसी थी और इसने ऐसा ऐसा कर दिया था, इसने प्रीवियस गवर्नर जनरल के इस पॉलिसी स्ट्रक्चर को ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था, या ये चीज ऐड कर दी थी या ये चीज डिलीट कर दी थी। बताओ यही आता है कि नहीं आता है? तो ये आपको एक हिंट है कि जब भी आप गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे। यूपीएससी ने इसी को आज तक अपने पल्लू से चिपका कर रखा हुआ है कि जब भी हम गवर्नर जनरल के बारे में पूछेंगे, जो एनसीईआरटी में 3 चीजें मेंशन कर रखी हैं, उनकी एक्टिविटीज, पॉलिसीज और अचीवमेंट्स, इन तीनों पे ही आपको फोकस करना है। एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स, एपीए। तो जो क्रोनोलॉजी है वो हमें पता लगती है इससे। वी आर नॉट कंसर्न, छोड़ो इसको। राइटर आपसे ये बोल रहा है क्या हम इस जमाने की हिस्ट्री को से डिफरेंट वे में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। उस टाइम पर गवर्नर जनरल्स का जब एक दौर चल रहा था, एक एरा इनका रिजीम जब चल रही थी, हम उस टाइम पर ये देख सकते हैं कि इनकी रिजीम का परिणाम क्या निकला। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स और जो क्लासेस उस टाइम पर जो थी भारत में, क्या वो खुश थी? क्या इन्होंने कुछ अच्छा स्टेप लिया? क्या इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन में काम करा? क्या इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को शुरू करा तो किसने करा, कैसे करा, फर्स्ट स्टेप क्या था, ये समझा कैसे कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसी के लिए हम अपनी हिस्ट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में बांटते हैं, डिफरेंट फेजेस में बांटते हैं। मतलब ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ज़्यादा ही बच्चों वाला बन रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है इंडिया का 1773 में, और लक्ष्मीकांत का चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट? बिल्कुल सही है ना। और यहां पर गवर्नर जनरल को ग्लोरीफाई करा जाता था, यानी कि इनकी पोस्टर वगैरह बनाकर ये दिखाकर कि ये आए हैं, शासन करने आए हैं। और कोई भी ना, हाँ, इनकी पेंटिंग्स में इनको पावरफुल पर्सन्स के तौर पर दिखाया जाता था। ये छोड़ो, कोई भी जो गवर्नर जनरल आता था, और मैं एक चीज बता देता हूं कि ब्रिटिश जो रूलर्स थे, जो मतलब मोनार्क थे, किंग और क्वीन थी, जब भी वो किसी भी गवर्नर जनरल को भेजते थे तो हमेशा अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि वो हमेशा जब भी भारतीयों पर रूल करेंगे ना तो एक लॉ बनाकर करते थे हमेशा। इसलिए आपको एक्ट देखने को मिलते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ, और यहीं से सीख जाओ इस बात को, इस पॉलिटी की बात को यहीं से सीख जाओ आज ही। अंग्रेज बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ रूल ऑफ लॉ। बिना कानून बनाए कोई भी रूल, कोई भी शासन नहीं चलेगा, और यही चीज हमने बरकरार रखी अच्छी तरीके से। हम उनसे इंप्रेस थे।
जिस प्रकार से भले ही उनके पिताजी का नुकसान कर दिया था अकबर के पिताजी का, हुमायूं का, शेरशाह सूरी ने, लेकिन फिर भी अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी पूरी बातें अपनाई शेरशाह सूरी की। इसी प्रकार से 200 साल के रूल के बावजूद भी हमने ईगो नहीं दिखाया। जो अच्छी बातें हमें अपनानी थी हमने अपनाई, और ये चीज हमें अच्छी लगती थी कि कुछ भी वो काम करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, वो कहते थे रूल है, एक एक्ट लेकर आ रहे हैं। वो अलग बात थी कि वो एक्ट कंसेंटिंग एक्ट नहीं था शुरू शुरू में, वो तो बहुत बाद में जाकर होता है कि इंडियंस को जब जगह दी गई थी लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह में, ये चीज है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक काम करते हैं। 1773 में जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स की बात यहाँ पर चली रही है, इसी के साथ हम लोग लक्ष्मीकांत में रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं 1773। तो यहाँ से आपका लक्ष्मीकांत का साइमल्टेनियसली चैप्टर 1 कवर होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पढ़ने के बाद। मैं ये चीज़ अभी नहीं बताने वाला हूँ। आप कहोगे कि स्टार्ट तो सर हमारी बुक में तो यहाँ से होता है, बिल्कुल यहाँ से होता होगा। ये वाली बातें अभी नहीं कर सकता क्योंकि 1600 ईयर पहले आपके सामने आने दो, इस इंट्रोडक्शन को भी कर लेंगे क्योंकि अभी ये टर्म आपको समझ में आएगी नहीं। ये दीवानी और ये सारी चीज़ें 1858 ये एक ब्रीफ तरीके से दे रखा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग भी जाए। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलली यहाँ पर चैप्टर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसी के साथ। जी क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि चैप्टर 2 से मैंने स्टार्ट करवाया था, चैप्टर 1 पेंडिंग था, जैसा कि प्रॉमिस करा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ ही कवर करवाया जाता है। और ये चैप्टर जितनी कंप्लेंट रहती है लोगों की कि हमें लर्न नहीं रहता, एग्जाम से एक हफ्ते पहले देखना पड़ता है, वो लोगों की कंप्लेंट रहती है। हमारे फाउंडेशन कोर्स में कंप्लेंट नहीं रहेगी क्योंकि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इसको कदम से कदम मिलाकर चलोगे। तो अंग्रेज ना भारत आते हैं 1600 में एस ट्रेडर्स, व्यापारी बनकर। किस भेष में? एक कंपनी के भेष में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। इनको ना क्वीन एलिजाबेथ वन, याद रखना वन, इनको एक राइट दे देती है, एक पन्ने पर लिखकर एक राइट इनको मिल जाता है। और उस राइट को स्टैंप लगाकर, जो एक सीलिंग लगाकर, जो मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले दिखाया भी था, क्या नाम है उसका, चार्टर, चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। ये इस प्रकार का सिंबल एंड सीलिंग लगाकर जो ऑफिशियल फरमान जो लिखा जाता था उस जमाने में, ऐसा एक ऑफिशियल मालिकाना हक इनके हाथ में एक रोल बनाकर, ऐसा इमेजिन कर लो कि ये वही है, और इसको ऐसा एक रोल बनाकर, स्क्रोल बनाकर, स्क्रोल जानते हो कि स्क्रोल आप मुड़ जाता है, जैसे जैसे ये स्क्रोल आपको दिख रहा है, ये ऐसा बनाकर उस पर सिंबल लगाकर, ठीक है, इस प्रकार से इनके हाथ में थमा दिया, अंग्रेजों के हाथ में। किसने किसने करा ऐसा? क्वीन एलिजाबेथ वन ने करा ऐसा, ये इसने करा 1760। और हाँ, इनको चार्टर दे दिया कि हम आपको अधिकार देते हैं कि यू हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। आप कहोगे थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे, जरा ये बात पल्ले नहीं पड़ी, तो जी हाँ मैं बिल्कुल करूंगा इस बात को इलेबोरेट। ये चल क्या रहा है? ये उधर से इंडिया में आने का फरमान मांग रहे हो और ये आपके दिमाग में आया होगा ये हरामजादी कौन होती है परमिशन देने वाली, देश तो हमारा है। तो देखो यूरोपियन कंट्रीज में ना एक 14th-15th सेंचुरी में एक ना टसल स्टार्ट हुई कि जल्दी 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 करके ना पैसा कमाना है। और यहां पर जो प्राइवेट क्लासेस जो इमर्ज हुई यूरोपियन कंट्रीज में, उनमें ब्रिटेन में बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट क्लास आई, प्राइवेट क्लासेस आई, जो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। अब इन्होंने क्या करा, अपने धंधे खोले, शिप्स खरीदी। और ब्रिटेन आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक वो आइलैंड नेशन ही है, एक प्रकार का कह रहा हूं मैं, समुद्र के आसपास। तो उन्होंने शिप्स खरीदे, फिशिंग वेसल्स खरीदे, अटलांटिक ओशन इधर उधर जाकर वो एक्सप्लोर कर रहे थे पूरी दुनिया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है व्यापार से, इधर से उधर से वो करके। लेकिन व्यापार करने के लिए ब्रिटेन में एक परंपरा चलती थी कि आपको ना टैक्स का या फिर जो रेवेन्यू है उसका शेयर हमें देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब बड़ी सारी कंपनी जैसे बिडिंग नहीं करती, बिडिंग प्रोसेस के मतलब 1001, 1001-2, 1001-3 सोल्ड, जैसे जिस प्रकार से मजनू भाई की पेंटिंग बिकती है वेलकम में,
$50,000 वन, $50,000 टू, $50,000 थ्री सोल्ड। वो गधे गधे ने घोड़े का जो वेट उठाया होता है, जो उसकी पेंटिंग बिकती है, मलिका शरावत जो उसको खरीद लेती है, ऑक्शन जब हो रहा होता है। तो क्या हुआ यहां पर ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना कुछ ऑफिशियली इन्फ्लुएंशियल पार्लियामेंटेरियंस थे, जो कि क्वीन को यह बोलते थे, अगर आपने हमें व्यापार करने की बिडिंग प्रोसेस में अगर हमें प्रेफरेंस दी, हम आपको इतना रेवेन्यू पहुंचाएंगे, इतना रेवेन्यू पहुंचाएंगे कि पूरे महीने आपकी मुंह की मिठास कायम रहेगी और स्माइल भी कायम रहेगी। तो बहुत सारी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें ऐसा लगता है कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत को रूल करने। मैं ऐसी एक बात बताने आपको जा रहा हूं जो आपने बचपन से कभी नहीं सुनी होगी। हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहां पर ये रूल करने इंडिया को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक नहीं, कई सारी थी ब्रिटेन के अंदर, उनमें से एक को मिली परमिशन। और ये कुछ ग्रुप था 25-30 लोगों का, जो इन्फ्लुएंशियल क्लास का, कि हम जाएं भारत में व्यापार कर लें, भारत में प्रॉस्परस है। इसके लिए बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी से बिडिंग प्रोसेस के ली थी, लेकिन ये मिली ब्रिटिश, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा हूं ना मैं, आप कहोगे हम जानते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं विद इन द ब्रिटेन बता रहा हूं आपको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज भी बहुत प्रकार की थी। उनमें से एक ग्रुप का एक पूरा का पूरा कार्टेल था, एक समूह था। अब कार्टेल मत पूछना, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है मैंने, चैप्टर 1 में मैंने बताया हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कार्टेल क्या होता है, ठीक है। ये कार्टेल उनका बना हुआ था कि मिल बांट कर खाएंगे, केक कटेगा सब में बटेगा। तो क्या हुआ, एक को मिल गई, क्वीन एलिजाबेथ को, क्योंकि लगा अरे यार क्या जाता है, जब ये ज्यादा शेयर अगर हमें दे रहे हैं तो इनको दो यार, वो करके हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा कोई सगा नहीं है, हमारे तो पैसे सगे हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इनको दे दिया राइट्स। अब ये यहां पर आते हैं और उनको सिखाकर भेजा कि देखो ये तुम परमिशन लेकर जाओ, चार्टर लेकर जाओ। अच्छा, अब इस चार्टर से होगा क्या, ये चीज अब मैं आपको बताता हूं कि चार्टर से होगा क्या। अब देखो ध्यान से फिर से इस फोटो को, कहां गई, ये रहा, ये इस फोटो को ध्यान से देखो, किसी को भी देख लो, मतलब स्क्रॉल को या किसी को भी एक चीज को मान लो, ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा पुराना सा लग रहा है, ये होगा डॉक्यूमेंट, कुछ भी मान लो। ये जब मिला ना, ये जब मिला, ये दे दिया गया, जो भी जा रहा था उसके हेड को दे दिया गया कि इंडिया के ये तुम चार्टर लेकर जाओ, ये तो परमिशन लेकर जाओ। आप कहोगे ये हरामजादी होती कौन है परमिशन देने वाली, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। ये परमिशन ट्रेड करने के लिए जो मिली ना, ये इसलिए मिली, याद करो मेडिवल इंडिया का अमित कॉपर प्लेट्स घर के बाहर जो लगाने पड़ते थे कि इस घर से कोई टैक्स वैक्स नहीं मांगेगा कि राजा ने दिया इसको, ये दूर हो जाओ उससे। तो जब भी कोई और ईस्ट इंडिया कंपनी कल को यहां पर आएगी व्यापार करने के लिए, तो तुम कहोगे भाई तू यहां कैसे, चार्टर जो है उसका स्क्रोल तो मेरे पास है, ये बैच जो ओरिजिनल लग रखा है ये तो मेरे पास है, ये देख क्वीन के हस्ताक्षर, ये देख उसकी फोटो, ये देख उसके सिग्नेचर, ये देख उसकी राइटिंग, तू कहां चला आ रहा भाई। और फोन लगाकर बोलेंगे मैम ये हरामजादा ये आ गया, ये देख लो जरा इसे, आपने परमिशन हमें दी थी, ये यहां पर आ गया है। और चार्टर ना एक प्रकार से लीज की फॉर्म में मिलते थे कि तुम जाओ 25 साल के लिए हम तुम्हें चार्टर दे रहे हैं। और ये चार्टर पता क्या होता था, चार्टर वॉज अ मोनोपोली राइट, चार्टर वॉज अ मोनोपोली, और मोनोपोली होता है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था, सोल। तो जो ये कार्टल था, जो ये ग्रुप था, जो 25-30 लोगों का, जिन्होंने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको ये परमिशन मिली भारत जाने की, उनको इस चार्टर के थ्रू, इस स्क्रोल के थ्रू एक मोनोपोली राइट मिल गया, एक मोनोपोली राइट मिल गया कि सिर्फ तुम यहां पर जा सकते हो और कोई भी ब्रिटेन से भारत में जाने, भारत में व्यापार करने का ना सोचे। उनको जो चार्टर दिया गया, इस इतिहास के बारे में कोई स्पेक्टर वगैरह बुक बात नहीं करती है कि यहां पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आ पाई, ये क्यों आ पाई, और कोई क्यों नहीं आ पाया ब्रिटेन से। पीछे पीछे यही एक ही कंपनी का नाम क्यों सुनते रहते हैं हिस्ट्री की बुक में, जो और कंपनियां थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई उनके नाम होंगे फॉर एग्जांपल, जो भी होंगे, याद रखना मैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग अलग कंट्री की थी। विद इन द ब्रिटेन बता रहा हूं, जो अलग अलग कंपनियां थी तो भारत में व्यापार करना चाहती थी, क्योंकि एक तो उनको मोनोपोली राइट मिल गया कि 25 साल तक कोई और आ नहीं सकता। अगर तुमने हमें 25 साल में जितना रेवेन्यू प्रॉमिस करा है हर साल तुम देते रहे, ये तुम्हारा रिन्यू होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और वो देते रहते और होता रहता। जो दूसरी कंपनी, जो दूसरी व्यापारी थे और जो कार्टल थे, जो लड़ते थे पार्लियामेंट में, चीकम चिल्ली करते थे कि हमें क्यों नहीं बेच रहे हो, हमें क्यों नहीं बेच रहे हो, और सीट्स बैंक करते थे पार्लियामेंट के अंदर क्वीन के खिलाफ और उसके खिलाफ, मुनार्क के खिलाफ।
उनको ना दूसरी कंट्रीज भेजा गया कि लो तुम चार्टर लो, तुम इंडोनेशिया जाओ, तुम चार्टर लो, तुम अफ्रीका जाओ, तुम चार्टर लो, तुम बाली जाओ। अब गेम समझ में आया आपको? जो हिस्ट्री की बुक्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री बात नहीं करती हैं कि कैसे परमिशन मिली, और ये लक्ष्मीकांत आज पहली बार समझ में आई आपको फर्स्ट पैराग्राफ ये क्या कहना चाहता है? अब मैं एकदम से इसको पढ़ाना शुरू कर देता आपको एकदम से कि लो वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस, हम लोग स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कई लोग करते हैं मुझे कमेंट में और उसमें क्रिटिसाइज के चैप्टर 2 से वो स्टार्ट करा रहा है। तो जाओ तुम पढ़ लो जाके, जिस मर्जी से पढ़ना है तुम्हें, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हारा सिलेक्शन वहाँ से हो जाएगा तो मुझे भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं तो मेरा तो नहीं हो नहीं पा रहा। 1765 में हुआ क्या, ये जो कंपनी थी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ व्यापार करने के अधिकार थे थ्रू चार्टर, इसको ना हिंदुस्तान में एक राजा ने दीवानी राइट्स दे दिए थे कि अब तुम रेवेन्यू भी यहां से कलेक्ट कर सकते हो और तुम जस्टिस भी डिस्पेंस करोगे। डिस्पेंस मतलब करोगे, डिस्पेंस इन द सेंस होता है यू आर अ पावरफुल पोजीशन होल्डर, कोई भी अन्याय होते हुए देखोगे तो तुम डिसाइड करोगे तेरी सजा इतनी, तेरी सजा इतनी। आप कहोगे ये बेवकूफ़ी किसने कर दी? तो ये बेवकूफ़ी कर दी मुगल एम्परर शाह आलम ने, और यहीं से इनके बुरे दिन शुरू हो गए। बुरे ग्रहण, शनि की साढ़े साती सिर्फ इसी पर्सन के बाद से शुरू हो गई। इसने दीवानी राइट्स दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों दे दिए? ये हार गया था, शाह आलम हार गया था बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और इनकी एक नियत रहती थी हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगेन बुक्स बहुत कम आपको बताएंगी। वॉर, ट्रीटी, वॉर, वॉर, ट्रीटी, वॉर, वॉर, ट्रीटी, वॉर, ये एक पैटर्न होता था इनका कॉन्टिन्यूसली। मतलब इसका मतलब क्या है? पहले ये वॉर करेंगे, अटैक करेंगे, फिर कहेंगे सॉरी 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 सॉरी, संधि कर लो हमारे साथ। जैसे ही देखेंगे कि ये दुश्मन संधि करने के लिए मान गया है, दोबारा कुछ टाइम रुककर फिर वॉर, गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह। यानी कि वो एक एग्जांपल याद है जो मैं अक्सर देता हूं कि शैली, मतलब हम सब पेड़ पे एक एक करके कुल्हाड़ी मार रहे थे, तो शैली आई, उसने एक कुल्हाड़ी मारी और गिर गई और नाम शैली का हो गया। लेकिन एक एक कुल्हाड़ी मारने की वजह से जो पेड़ कमजोर होता चला गया हर बार। तो वो कैसे? एक बार वॉर लड़ा तो दुश्मन की ताकत जान गए। सुल्तान जैसे जब ट्रेनिंग करने जाता है, सुल्तान मूवी में जो सलमान खान, वो क्या कहता है ट्रेनिंग लेने से पहले कि मैं जो है, आप मेरा नाम मतलब इसमें मतलब लिखना मत, मैं आज अपनी औकात जानने आया था। पहले पिटकर जाता है पहले यहां से और कहता है इस बारी जो रोहतक को गोल्ड है वो तो मैं ही लाकर दूंगा। तो यहां पर वॉर, फिर संधि, फिर दोबारा वॉर, इसके बाद करके इसके मतलब करके करते 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 फिर ये कब्जा कर लेते थे उस पर। यही इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में करा शाह आलम के साथ, और इनको 3 जगह पर दीवानी राइट्स मिल गई। मन नहीं था शाह आलम का, लेकिन देना पड़ा क्योंकि बेइज्जती हो गई थी। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा पे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब बिहार से जो मिला वो तो चलो छोड़ दो, लेकिन इनके लिए ये जो बंगाल और उड़ीसा वाला हिस्सा था, इनको यहां पर दीवानी राइट्स मिल गए। यानी कि समुद्र इनका, बोट्स इनकी, और सबसे बड़ी बात व्यापार इनका समुद्री रास्ते से, जो यहां से बंगाल और उड़ीसा तक जाएगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाकर। और इसी के तहत आपने आधुनिक भारत में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये लोग ब्लैक पेपर वगैरह की ट्रेडिंग करना, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करना, ये इसलिए कर पाते थे। ये जगह इनको मिल गई थी, ये इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट, सी पॉइंट्स मिल गए थे, और पूरा रेवेन्यू यहाँ पर इनका। कि फॉर एग्जाम्पल भारत में और भी तो लोग होंगे, और भी तो रियासतें होंगी जो अपना सामान मंगवाती थी, लेकिन जब रेवेन्यू के ऊपर इनको राइट मिल गया तो इनके अलावा किसी और की शिप आ रही है तो बेटा माल अंदर नहीं जा पाएगा, लाओ पैसे, लाओ पापा को पैसे दो, तब जाके पर्ची कटवाओ और फिर अंदर जाओ, अपना माल लेकर जाओ। ये शाह आलम की वजह से मिल गया था। आप कहोगे इतने पावरफुल राइट्स कैसे? भाई लड़ा भी तो हिंदुस्तान के सुल्तान से था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हिंदुस्तान का सुल्तान जो है वो कहेगा मांगो क्या मांगते हो। तो ये जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा है, तो ऐसा मान लो कि सुल्तान की बहन मांग ली, बेटी मांग ली और बीवी मांग ली। ये 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस।
जब इनको दीवानी राइट्स मिल गए इन तीन टेरिटरी पे, बॉब पर, मैं इसको नाम याद करता हूं जब मैं अपने नोट्स लिखता हूं, बॉब, बंगाल, बिहार एंड ये बंगाल, ओडिशा, बिहार, बॉब, बंगाल, बिहार, बंगाल, ओडिशा, बिहार, बॉब, ठीक है। 1850 और इसके बाद इनका करियर एज अ टेरिटोरियल पावर स्टार्ट हो गया कि जब किसी को देखो ना, जस्टिस करने की पावर मिल गई और रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर मिल गई, तो टेरिटोरियल पावर की तरफ स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है तो एकदम से जंप करता है, कहता है फिर 1858 में जब ये रॉयल इंडियन ये जो रॉयल इंडियन म्यूटिनी कह रहा हूँ, सॉरी, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब ये हुआ, सिपाही म्यूटिनी जब ये हुई, तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली थी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और इसी के चलते एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1858, है ना। और ये रूल कंटिन्यू रहता है फिर 15 अगस्त 1947 तक। और इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारे दरवाजे में जो एक नीड आती है, जब हमारे दरवाजे खटखटाए गए आज़ादी के, उसके साथ हमें एक नीड फील होती है यार, हमें भी ना अब हमारे लिए एक रूल बुक होनी चाहिए। ब्रिटिशर जैसे अभी तक सब कुछ रूल 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 रूल, एक्ट 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 एक्ट, ये सब कुछ लाते रहे हैं, हमारे पास भी एक ऐसी बुक होनी चाहिए, हम भी अपनी बुक लिखेंगे जो इस देश में लोगों को बता देगी कोई राजा इसमें बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा इस देश में सबसे पैसे वाला कोई पर्सन बड़ा नहीं है, इस देश में किसी के पास कितने प्राइवेट जेट हो वो बड़ा नहीं है, इस देश में मीर उस्मान अली खान बड़ा नहीं है, इस देश में महाराजा हरि सिंह बड़ा नहीं है, इस देश में सबसे बड़ा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल बुक, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और इस पर्पज से हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करी 1946 में। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल तरीके से लागू होता है, उसकी एक एक बात को इंप्लीमेंट करा जाता है। बड़े सारे जो फीचर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के, वो हमने ब्रिटिश रूल से अपनाए, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और ब्रिटिश रूल के दौरान पे जो भी कुछ कुछ इवेंट्स हमारे भारत में हुए थे, उन्होंने एक प्रकार से ब्रिटिश इंडिया में जिस प्रकार से हमारा ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और एडमिशन चलता था, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क सेट कर दिया था। और इन सारे इवेंट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करा है। यही मेजर रीजन था कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को परंपरा नहीं कहना चाहिए, रूल के फीचर्स को अपनाया हमने ब्रिटिशर से, स्पेशली थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड एंड पैचवर्क कहा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो करी गई चीजें सबसे ज्यादा हमने डाल रखी हैं। और इन रूल्स को, अंग्रेजों के इन रूल्स को दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई करा जा सकता है। एक कंपनी रूल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक जो चलता है। उसके बाद ये जो बार बार इनका रिन्यू करा जा रही थी ना पॉलिसी, ये कि हम देखेंगे देखेंगे, ये खत्म कर दिया क्या कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये क्या संभालने गए, तुमने तो वहां पर बगावत करवा दी, अब हम डायरेक्टली ब्रिटेन में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर चलाएंगे भारत को, क्राउन ने बोला ये, यानी कि डायरेक्टली किंग और क्वीन रूल के अंडर आ गया। और ये चीज फिर परंपरा कंटिन्यू रहती है 1947 तक। तो थोड़ी सी हिंट मिली शाइनी आपको कि कब चेंज हुआ होगा गवर्नर जनरल और वाइस रॉय का, थोड़ा सा कंटेक्स्ट यही है, यही वो फेज है, यहीं टकराएगा वो चीज। एग्जैक्टली मैं ये तो नहीं कह रहा कि 1858 से शुरू हो गया था, लेकिन एक फेज समझ गए होगे कि चल क्या रहा है। और अब मुझे एक बात बताओ जरा अंकिता, अब इस वाले पैराग्राफ को फटाफट समझना इजी नहीं हो गया, क्योंकि हम चैप्टर 2 और 3 और ये सब कर चुके हैं, वो पहले ही हो गए। और ये करने के बाद अब इसको समझना इजी नहीं हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्री करने के बाद अभी इतनी यहां तक जो ये फर्स्ट पैराग्राफ को समझना इजी नहीं हो गया। तो जो हम बात कर रहे हैं यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स की 1773 में, तो चलो इसी के साथ हम कवर करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, ये एक्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के दिशा में एक इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। एक तो ये फर्स्ट एक्ट था, और ये रेगुलेशन की पावर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये कंपनी रूल है 1773 से लेकर 1858 तक चलता है, जब तक सिपाही म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857 ये सब नहीं होता है। इसको क्यों माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट एक्ट? ये पहला ऐसा स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए। देखो 1600 में इनको परमिशन मिली, चार्टर मिला। 1765 में इन्होंने दिल भी जीत लिया थ्रू दीवानी राइट्स। इन्होंने दिल भी जीत लिया कि हमने दीवानी राइट्स भी ले लिए यहां पर। दिल जीता होगा कि नहीं जीता होगा ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटेन में बैठे हुए शासकों का, कि लगभग कितने साल हो गए 1600 से 1765 तक, 165 ईयर्स कह लूं।
काफी कुछ अचीव कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एनालिसिस। ये एक्ट क्यों आया? ये एक्ट कहां से बनकर आया होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही ना, वहीं से बनकर आया होगा ना। और पहली लाइन में क्या लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट एक्ट इसलिए माना जाता है, ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कर रही थी उसकी करतूतों को कंट्रोल करने के लिए। तो आप ये कहोगे, आप मन में ये सोचोगे, जस्ट अ मिनट, कि सर क्या करतूते, 1773 तो चल रहा है, क्या क्वीन और किंग जो ब्रिटेन में बैठे हैं वो ये भूल गए कि अभी 1765 में ही तो, 65 से 73 टाइम ही कितना होता है? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, कितने 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 6-7 साल ही तो हुए हैं जो 165 साल तक इनके मुंह में ठूस ठूस के पैसा भर रहे हैं, उसको भूल गए। लेकिन 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 भूलो मत उस चीज को, जो चार्टर मिला था, याद है? जो चार्टर मिला था शुरू शुरू में, तो ये कहा गया था कि जब तक तुम पैसा हमारे मुंह में ठूसते रहोगे तब तक तुम्हारा ये एग्रीमेंट और लाइसेंस कंटिन्यू होता रहेगा। ये 25-25 या जितने जितने सालों का था, याद है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मोनार्क का जो ब्रिटेन में बैठे हैं उनका लालच डबल ट्रिपल नहीं हो जाएगा जब वो देखेंगे कि अब तो दीवानी राइट्स भी मिल गए, रेवेन्यू को कलेक्ट करने की पावर भी मिल गई और सिविल जस्टिस की पावर भी मिल गई, यानी कि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भर भर के करप्शन करेंगे, लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं भेज रहे हैं। मैंने तुमसे कहा मुझे 3 लाख रुपए महीने चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया ऐसे कैजुअली, मैंने कहा भाई यार ये तो 30-30 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। मैं कहूंगा नहीं मेरी मलाई जरा मोटी करो, अब तुम पर मंथ मुझे 9 लाख भिजवाओगे या 30 लाख भिजवाओगे। अब और एक चीज और बताता हूं, आप कहोगे जब डिसाइडेड ही था फिर ये मतलब लालची क्यों हो रहे हैं ये ब्रिटिश जो मोनार्क हैं? भाई लालची वालची कुछ नहीं हो रहे हैं, यहां सिंपल सी एक शर्त है, सिंपल सी एक शर्त थी, कोई किसी का सगा नहीं है ब्रिटिश मोनार्क की नजरों में। उनका ये जो हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकाल कर दे पाए हम ये लाइसेंस उठाकर उसको दे देंगे। ब्रिटिश हुकूमत को लगा जितना रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर रज के इंक्लूडिंग गवर्नर, ये बंगाल का गवर्नर जो है उस टाइम पर, ये रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, ये रज के करप्शन कर रहे हैं और उतना पैसा भेज नहीं रहे हैं ब्रिटेन जितना आना चाहिए, जितने पाउंड्स आने चाहिए। तो इनका लाइसेंस रद्द नहीं करा गया, इनको यह बोला गया अब तुम क्या कर रहे हो इस पे एक नजर रखेंगे हम लोग। अब ये इस पॉइंट को समझो फिर से, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में कंट्रोल करा जा सके। अब समझ में आया वाला पॉइंट? अब समझ में आया कि क्यों कंट्रोल करा जाए? जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए उतना आ ही नहीं रहा। हाँ के ना समझ में आया? गुंगो बोलो, कमीनो बोलो। उसके बाद इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहली बार ये डिसाइड करा गया कि कंपनी को बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये तुम्हारे पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। लेकिन अभी कहते ही रह गए जैसे एक हकलाता नहीं है मैम, बट ये दीवानी राइट्स के थ्रू तो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस मिल चुका है ना, तो आप क्यों बाइफरकेट कर रहे हो हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को? उन्होंने कहा कोहिनूर किसके सर पर है? मिला नहीं था उस टाइम तक, लेकिन एक बात समझ लो, कहने का मतलब कि ये ताज किसके सर पर है, मुनार कौन है, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी है? तो कॉलर पकड़ के हमने बोला अबे ओ 165 साल से जो यहाँ हग रहा है ना हिंदुस्तान में बैठ के, औकात मत भूलियो, तेरे को बनाने वाले अगर मैं हूं ना तो मिटा भी मैं ही सकता हूँ। मोनार्क ने बोला ऐसा। तो एक कहते ठीक है जो करना आपको कर दो, कोई बात नहीं, थैंक यू। फिर इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि एक प्रकार से अब सेंट्रलाइज तरीके से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन रखी जाएगी। अब इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल होगी और इस पर नजरें रहेंगी, इस पर नजरें रहेंगी ब्रिटिश पार्लियामेंट की या ब्रिटिश मोनार्क की। और ये एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल कर जाएगा, यानी कि यहां पर स्ट्रक्चर सही करा जाएगा ताकि
नीचे वाले लेवल पर, ये लोअर लेवल है, ये अपर लेवल है, अपर लेवल पर सारी चीज़ें इस प्रकार से कंट्रोल करी जाएंगी ताकि जब ये लोअर लेवल्स पर इंप्लीमेंट हो तो सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था इस प्रकार से सही तरीके से चले चले ताकि जितना पाउंड का सिंबल ये होता है, हाँ, जितने पाउंड मिलने चाहिए उतने मिले हुकूमत को। तो क्या बोला गया इस एक्ट के अंदर, मतलब ये सब बातें तो चलो ठीक है, क्या बोला गया, फीचर्स क्या थे। यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में पावर थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड आफ्टर दीवानी मिलने के बाद, तो गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया। एंड शाइनी दिस इज फॉर यू, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देख रहे हो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं आया, अभी धीरे धीरे करके पोस्ट क्रिएट हो रही है। और इसको इसको बोला गया कि अब तुम्हारे पास पावर है, तुम संभल के रहना। ब्रिटिश हुकूमत ने एक फरमान पहुंचाया इसके लिए, ऐसे ही इसी प्रकार का एक ऑर्डर, और इसको बोला गया देखो हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम बंगाल के गवर्नर हो, हम चाहते थे तुम्हें यहां से इस पोस्ट से निकाल भी सकते थे, लेकिन हम फिर भी तुम्हें प्रमोशन दे रहे एक बार ट्रस्ट करके। क्या तुम हमें रेवेन्यू पहुंचाओगे ज्यादा? हमें सब पता लग गया है कि तुम्हारे दीवानी राइट्स वगैरह मिलकर तुम्हारे पास रेवेन्यू राइट्स और सिविल जस्टिस की पावर आ गई है। उन्होंने बोला मालकिन हाँ, आप इतना कुछ मेरे लिए कर रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा अभी भी तो तू बैठा था तब तो तूने कुछ करा नहीं। तो उसने कहा सॉरी गलती हो गई, अब पक्का करूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कर दो इसको प्रमोट, और बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसको बोला गया ये अकेले काम नहीं कर सकता। उसने कहा मैं कर लूंगा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं तो आराम से सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। उसने बोला चुप, मुंह बंद, मुंह के अंदर मिर्ची घुसाड़ के ना होठों पे टांके लगा दिए जाएंगे, बिल्कुल चुप। इसको बोला गया कि एक इसके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखो और उसमें 4 मेंबर्स और रखो। अब ये मोनार्क का प्लान थे। और आप देखोगे कंप्लेंट हुई थी बहुत ज़्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तमिलनाडु में पढ़ाऊंगा मैं आपको, आने दो अभी इसको। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इसी चीज़ को हम लोग सेम लक्ष्मीकांत की चीज़ को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर में तमिलनाडु की 8th क्लास में फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। खैर छोड़ो। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी 4 मेंबर्स की। इनकी पढ़ती नहीं थी आपस में, उनको ये पता था, मोनार्क को ये पता था कोई भी इनमें से करप्शन करेगा ना तो केक कटना चाहिए और सब में बंटना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी ज्यादा अगर अपनी जेब में ठूस ठूस के सामान ले रखने की कोशिश करेगा तो मेरे कानों तक बात पहुंचेगी और हम उसकी तशरीफ मार लेंगे। तो ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो क्रिएट करा गया वो ये था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और अब इसको कनेक्ट करो जितना अभी तक तुमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा या सुना अभी तक, क्या अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे ये? क्या ये चीज़ क्लियर हुई यहां तक? पक्का मज़े आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद अब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे ना, अब आप कहोगे इनकी बात यार एकदम से क्यों आ रही है? देखो ये चैप्टर कोई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर तो है नहीं, पॉलिटी का चैप्टर है, ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर है। तो ये बातें एकदम से ऐसी जल्दी जल्दी तो करेगा, 1600 की बात कर दी, फिर 165 ईयर्स की लीप ले गया, फिर एकदम से 100 साल फिर आगे फिर चला गया रिवोल्ट ऑफ 1857 पर, और इस लाइन तक तो आते आते इसने हमारा देश आजाद कर दिया। अगले ही पैराग्राफ में इसने हमारा संविधान लागू करवा दिया। 2 पैराग्राफ में तो इसने हिस्ट्री खत्म कर दी, अंग्रेजों से लेकर देश आजाद हो गया 2 पैराग्राफ में यहां पर तो। लेकिन 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 एक चीज बीच में आपको बताया, ये इस चैप्टर में बताई नहीं, ऑब्वियसली बात है पॉलिटी की बुक है, हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है जो भी है। अब देखो हुआ क्या था, ये यहां पर ठीक है, याद है जो दीवानी राइट्स इनको मिले, समुद्र की बात मैंने आपको समझाई कि समुद्र के हिस्से पर कंट्रोल करना वो जरूरी है। इनको ये लगा देखो यार हमारे पास ना सभी एरियाज होने चाहिए समुद्र के। क्यों? इस साइड तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और व्यापार इस साइड का, और इस साइड से जो ये बोर्ड्स यहां पर आएंगी, जो ये बोट्स यहां पर आएंगी सामानों के साथ, मैन एंड मटेरियल के साथ, जब ये अपना सामान यहां तक पहुंचाएंगी तो हमारे पास इस जगह पर भी तो कोई चेक पॉइंट्स होने चाहिए जहां से हम इस रास्ते के थ्रू मतलब इंग्लैंड में आराम से सामान पहुंचवा सके अपना। तो इनका मकसद ये था कि पूरे के पूरे समुद्री हिस्से पर महाराष्ट्र मुंबई वाले से लेकर पूरे के पूरे बंगाल तक पे, उड़ीसा तक पे ये कंट्रोल कर लेना यहां पर। तो इसलिए ये 3 इंपॉर्टेंट जगह पे जरूर कब्जा करने का इनका प्लान था और ये कर भी लेते हैं। एक आपने देखा बंगाल, दूसरा यहां पर लिखा हुआ है बॉम्बे एंड मद्रास। तो देखो हो गया ना तीनों जगह से कब्जा।
ये आपका बॉम्बे, ये आपका मद्रास, इधर आपका बंगाल। अब एक बार बताओ, जब समुद्र के राजा हो गए, अब घुसेगा कौन भारत में? नजरें तो इनकी हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? इनकी थोड़ी साइकोलॉजी समझ में आ रही है, इनके रूल की आज पहली बार, कि जब समुद्र के 3 पॉइंट्स में ही कब्जा कर लिया और रेवेन्यू कलेक्शन पावर भी इनके पास है, तो लैंड के वॉर्स तो राजा महाराजाओं से चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कोई पिक्चर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिक्चरों में आपने देखा होगा, लाइक वीर वगैरह जो सलमान खान की मूवी है, या कुछ भी देखी होंगी आपने, अंदर चलता रहेगा, जो चलता रहेगा लैंड में देख लेंगे। लेकिन शांति से जो कंसिस्टेंट मुझे पैसा बनाना है, समुद्र के हिस्से पे कंट्रोल करके, और तीनों जगह से, कि यहां से इधर कब्जा, यहां से इधर कब्जा, यहां से इधर कब्जा। ये डायग्राम अगर बनाकर आ गए ना, अगर तुम, कसम से बता रहा हूं, बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे। और इस क्वेश्चन से इंप्रेस होकर हो सकता है एग्जामिनेशन और भी क्वेश्चन में नंबर दे दे, अगर ये चीज समझा पाया अगर एग्जामिनर को। तो मैं इसलिए एनालिसिस देता हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब आपकी कहानी गूंजेगी ना, मेरी बात गूंजेगी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कर, आपका पेन अपने आप चलेगा। आपके हाथ ना ऐसे ऐसे शिवर नहीं होंगे, कांपेंगे नहीं, कि मुझे अगली लाइन लिखनी नहीं आ रही, कि हाथ कांप रहे मेरे, ये नहीं होगा आपके साथ। पढ़वाने को मैं नॉर्मल टेक्स्ट भी पढ़ा सकता हूँ, कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उससे कुछ होगा नहीं। वो सब लोग ही पढ़ रहे हैं, और वो सब लोग घर पे ही बैठे रह जा रहे हैं। और इतने हाई लेवल की एनालिसिस यूपीएससी में अगर सिलेक्शन नहीं भी करवा पाई ना, स्टेट पीएससी में, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। यानी कि अगर अच्छे से रास्ते पे अगर चल रही है मेहनत करके, तो डीएसपी एसडीएम तो मिनिमम अपना करियर मान लो मरने से पहले। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, 3 जगह पर थी ना, लेकिन बंगाल वाले को जब इतनी हाई पोस्ट दे दी गई, अब इसके कंधे से कंधे मिलाकर तो खड़ा कोई करा नहीं जा सकता। देश में कभी सेम टाइम पर 3 प्रेसिडेंट, 3 प्राइम मिनिस्टर, ऐसा तो हो नहीं सकता। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। अब देखो, जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम बताया, क्या तीनों लोकेशंस इंपॉर्टेंट थी, इक्वली इंपॉर्टेंट थी क्या तीनों लोकेशंस? वो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, है ना? तो यहां पे लिखा हुआ है, अनलाइक अर्लियर, जैसे पहले सिनेरियो चलता था, व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, किसी का कुछ लेना देना नहीं था, और उन तीनों के जो गवर्नर्स होते थे, एक बॉम्बे से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, एक मद्रास से, एक बंगाल से। लेकिन अब चूंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया है, और वो सुप्रीम है, जिसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ है ब्रिटिश के मोनार्क का, तो ये चीज करी गई। क्या ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया सबको? हमारे देश में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करा जाता है कलकत्ता में 1774 में। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं। आप ये मत समझना कितना पावरफुल था, नाम नाम का कोर्ट था, लेकिन थी पावर उतनी नहीं थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। अब लक्ष्मीकांत की ये वाली लाइन को अगर कोई पढ़ भी जाए ना, मैं उसका बोलता हूँ नुकसान है। यूपीएससी की इस लाइन को कोई पढ़ भी जाए तो ये नुकसान है, जब तक उसने इस लाइन के साथ तमिलनाडु का 8th क्लास का पार्ट 1 का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। क्योंकि उसके अंदर इसका एक बॉक्स बनाकर नाम भी दे रखा है प्यारा सा। इस चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा इम्फी, सॉरी, सर एलिजा इम्फी। और इसके साथ 3 अदर जजेस और थे, और इनके नाम भी वहां पर दे रखे हैं। अब कल को अगर ये क्वेश्चन आ गया, सोचो जरा, लोगों को लगेगा लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, फिर उनका विश्वास उठने में 1 सेकंड नहीं लगता। भाई ये एग्जाम का कुछ फायदा नहीं है, लक्ष्मीकांत से लाइनें उठ रही हैं, और अगली लाइन में वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर वो पूछ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर नहीं पूछ रहे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उन्होंने बोल दिया कि पहला सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता के अंदर 1774 में, या कुछ भी करके, और उन्होंने नाम दे दिया सर एलिजा एम्फी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट टाइम ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट ये वाला। इसका अब पता तो है नहीं किसी को, या तो कोई एलिमिनेट कर आएगा, या कोई तुक्के पे खेल जाएगा, लेकिन जिसका गलत होगा उसका विश्वास उठ जाएगा अगले अटेम्प्ट देने का। और यहां पर यह चीज सिद्ध कर देती है कि एक चीज मैं बता देता हूं, और ये चीज मैं रिकॉर्डिंग के नहीं बोलूंगा, ये मेरे फाउंडेशन कोर्स के बच्चों के लिए, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद इट प्रोहिबिटेड बंदिशें लगा दी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स के ऊपर, कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते, या किसी से भी तोहफे, रिश्वत वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द नेटिव्स। नेटिव मतलब हिंदुस्तानियों से, लोकल्स से।
प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते। प्राइवेट ट्रेड में क्योंकि एंगेज होगे तो इसका मतलब तुम करप्शन करोगे। यानी कि ये ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल मेरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसमें आप में से कोई एक फैकल्टी है, आप में से कोई एक फैकल्टी है, मैंने ये कहा है कि आप ना अपना प्राइवेट कोर्स लॉन्च नहीं करोगे, कल को पढ़ाना है तो मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओगे, ये वाली बंदिश है यहां पर। उसके बाद इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अब एक बात बताओ, ये सारी पकड़ ही तो मजबूत हो रही है कि तुमने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ये दोनों छिड़ गए कि गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास भी तो बनाया जा सकता था। इन्होंने वही करवा चौथ की औरतों की तरह मुंह फुला लिया, लुगाइयों की तरह। सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा गया ये देखने के लिए कि कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह हो जाएंगी, प्राइवेट ट्रेड को वो करा गया। इसके अलावा एक और चीज़ करी गई कि ये बोला गया कि बेटा आपके पास जो रेवेन्यू आएगा ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, बोला गया ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप कहोगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन, याद करो ये जो ब्रिटेन में बैठकर जो प्राइवेट लोग नहीं आए थे जिनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाते थे और क्वीन से चार्टर लेकर गए थे, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जाकर मतलब इंडिया में मतलब जो जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना, प्राइवेट लोग ही चला रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट लोग ही थी, सरकार तो बस इसे देखती थी, सिर्फ ब्रिटिश की सरकार, ब्रिटेन की सरकार। ये जो 24-25 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, जिनका काफी इन्फ्लुएंस भी था, जिनका काफी वर्चस्व भी था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और केक कटता था इन सब में बढ़ता था, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आप हमें डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करोगे। आपका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो भी इनसे बात लिखी गई हो, 3 महीने, हर महीने या हर 6 महीने में या हर 1 साल आपको रिपोर्ट करना है आपने कितना रेवेन्यू कलेक्ट करा, आप कौन कौन से सिविल अफेयर्स इंडिया में संभालते हो और कौन कौन से मिलिट्री अफेयर्स आप इंडिया में संभालते हो, हर एक चीज की, हर एक सांस की रिपोर्ट दोगे आप। आपको सिर्फ 2 चीजें अलाउड हैं, बाकी सारी चीजें आपके हमारे पास गिरवी हैं। सिर्फ आप अपनी मर्जी से सांस ले सकते हो और सूसू करने जा सकते हो, बाकी ये सारी चीजें आपको हमें सौंपनी पड़ेंगी। मंजूर है तो इंडिया में बैठ के छोले कुलचे खा लो, या फिर इसी समुद्र के रास्ते से अपने तशरीफ पर लात पड़वाओ और समुद्र से तैरते तैरते ब्रिटेन वापस हो जाओ। इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी क्या बात कर रहा हो, बुरा मान गया आप तो यार। और ये चीज़ों को देखने के लिए इसको बनाया गया था, अंग्रेजों ने इसको सुल्तान बनाकर भेजा था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। समझ में आया? पक्का? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।